हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्टर एनवी हॉरर चैनल में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। यहां आपको मिलेंगी सबसे डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक हॉरर कहानियां, जिन्हें सुनते ही आपको महसूस होगा कि कोई आपके बिल्कुल पास खड़ा है। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहां डर ही आपका हम सफ़र होगा। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं MRNV हॉरर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वह हॉरर कहानी जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बड़े बुजुर्ग एक ही बात कहते हैं, वहां मत जाओ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यही बात सुनकर वहां जाने की ठान लेते हैं। मैं विक्रम सिंह उन्हीं बेवकूफ़ों में से एक था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नीलगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव है, पहाड़ों की गोद में, देवदार के घने जंगलों से घिरा। ऊपर से देखने पर जन्नत जैसा लगता है, लेकिन जो वहां रहते हैं वो जानते हैं कि उस जंगल के पार क्या है। उस जंगल का नाम है काली झाड़ी। नाम में ही सब कुछ है। मैं एक ट्रेकर था, दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हर साल एक नई जगह ट्रैक करता था। इस बार मेरे साथ थे 3 दोस्त, सुमित, पायल और देव। हम चारों ने नीलगढ़ से आगे जाने का प्लान बनाया था, काली झाड़ी के रास्ते से होते हुए एक पुराने शिव मंदिर तक जो नक्शे पर था। गांव पहुंचे तो एक बुजुर्ग महिला, गांव वाले उन्हें दादी माँ कहते थे, हमें देखकर तुरंत बाहर आई। उनका चेहरा देखकर मुझे पहली बार अजीब लगा। कहाँ जाना है बच्चों? काली साड़ी से होते हुए उस पुराने मंदिर तक। दादी माँ, उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। बेटा, वो जंगल किसी के लिए नहीं है। वहाँ वो है, वो जो रात को जागती है, जो क्रिया करती है लोगों पर। जो मिला वो लौट कर नहीं आया, और जो लौटा वो अपना नहीं रहा। देव हंसा। दादी माँ, हम यहाँ के नहीं हैं, हम ट्रेकर हैं, डरते नहीं। दादी माँ ने देव को देखा, फिर धीरे से बोली, डर तो उन्हें भी नहीं था जो पिछले साल गए थे। 3 थे, एक लौटा। वो आज भी बोलता नहीं। कोई नहीं माना, हम चले गए। काश हमने माना होता। काली झाड़ी का रास्ता शुरू हुआ और पहले आधे घंटे में ही चिड़िया गाना बंद कर चुकी थी। काली झाड़ी का जंगल बाहर से जितना घना लगा, अंदर जाने पर और भी घना था। देवदार के पेड़ इतने ऊंचे कि ऊपर आसमान नहीं दिखता था, बस पत्तियों का एक हरा काला छत, और उस छत के नीचे एक अलग ही दुनिया। ठंड थी, लेकिन ये ठंड नवंबर की पहाड़ी ठंड नहीं थी। ये अलग थी, भीतर से आने वाली, जैसे हवा नहीं बल्कि जगह खुद ठंडी हो। सुमित आगे चल रहा था, GPS था उसके पास। पायल फोटो खींच रही थी, देव पीछे था, मैं बीच में था। करीब 1.5 घंटे चले, फिर रुके, पानी पिया, और तभी पायल ने कहा, 1 मिनट, यह फोटो देखो। हम तीनों उसके पास गए। उसने कैमरे की स्क्रीन दिखाई। एक पेड़ के पीछे एक धुंधली आकृति, सफेद साड़ी, लंबे बाल और पैर, उल्टे पैर, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। हम चुप हो गए। ये किसी का रिफ्लेक्शन होगा, सुमित बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। इसका? यहाँ चारों तरफ पेड़ है, कोई इंसान नहीं, देव ने कहा। पायल ने कैमरा बंद कर दिया। भूल जाओ, चलते हैं। हम आगे बढ़े, लेकिन अब जंगल बदल गया था। पहले जो सन्नाटा था वो अब भारी हो गया था, जैसे हवा ने सांस लेना बंद कर दिया हो। और उस सन्नाटे ने एक आवाज, कदमों की आवाज, हमारे पीछे, धीमी लेकिन हमारी रफ्तार से बिल्कुल मेल खाती हुई। हम रुके, आवाज रुकी, हम चले, आवाज चली।
जानवर होगा, सुमित ने कहा। जानवर के कदम ऐसे नहीं होते, मैंने जवाब दिया। देव ने पीछे मुड़कर देखा और एक चीख मारी। हम सब पलटे। 15-20 कदम दूर एक पेड़ की ओट में एक सफेद साड़ी की झलक, और उससे भी ज्यादा डरावना एक हंसी की आवाज, औरत की, धीमी, खोखली, जैसे किसी खाली बर्तन में से आ रही हो। फिर गायब। हम चारों खड़े रहे। 1 मिनट, 2 मिनट। जंगल की हवा ने एक पत्ता हिलाया, बस इतनी आवाज थी। मैंने देव का हाथ पकड़ा। आगे बढ़ते हैं, रुकना ठीक नहीं। हम आगे बढ़े और करीब 5 मिनट बाद जंगल के बीच में एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी मिली, जिसके अंदर से धुआं उठ रहा था। झोपड़ी के अंदर आग जल रही थी और आग के इर्द गिर्द 4 पत्थर रखे थे, हमारी संख्या जितने। झोपड़ी टूटी हुई, दीवारें काई से ढकी, छत में एक जगह से आसमान दिखता था और बीचों बीच मिट्टी पर एक चक्र बना हुआ था। उस चक्र के चारों कोनों पर एक एक पत्थर और बीच में आग, लेकिन झोपड़ी में कोई नहीं था। सुमित अंदर गया। ये किसने चलाई? यहाँ कोई था। होगा कोई चरवाहा, पायल ने कहा। मैं दरवाजे पर रुका। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो चक्र, मैंने उसे गौर से देखा, मिट्टी पर उंगली से खींचा हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ लिखा था पुरानी लिपि में। और उस चक्र के बाहर बालों की लट, काले बाल, लंबे। देव, ये देखो। देव आया। उसने बाल देखे। उसका रंग उड़ गया। ये क्रिया है। क्रिया? हाँ, तांत्रिक क्रिया। जब किसी पर काम करना हो, काला काम, तो इस तरह का चक्र बनाते हैं, और जिनके बाल होते हैं उन्हीं पर क्रिया की जाती है। पायल ने कहा। देव, बकवास मत करो। लेकिन देव की आंखें गंभीर थीं। ये 4 पत्थर देखो। 4, हम 4 हैं। सन्नाटा, और उस सन्नाटे में एक आवाज, झोपड़ी की छत से खड़खड़ाने की आवाज, जैसे कोई ऊपर बैठा हो। हम चारों ने ऊपर देखा। छत में एक छेद था और उस छेद में 2 आंखें, पीली, जगमगाती, एकटक हमें देखती हुई, और एक आवाज, आ गए। बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों ने हम चारों को जड़ कर दिया। फिर आंखें गायब हो गई। सुमित सबसे पहले भागा, फिर पायल, फिर मैं, देव आखिर में। हम झोपड़ी से बाहर निकले और भागने लगे, जंगल में पता नहीं किस दिशा में, बस भागते रहे। करीब 10 मिनट बाद हमें खुली जगह पर रुके। सांस फूल रही थी, घुटने कांप रहे थे, और तभी मुझे पहली बार देव का चेहरा ध्यान से दिखा। उसकी आंखें पहले भूरी थीं, अभी वो थोड़ी थोड़ी पीली लग रही थीं। मैंने सोचा धूप का असर होगा, लेकिन उस जगह धूप थी ही नहीं। रात हो गई थी। हम जंगल में फंसे थे और देव ने कहा भूख लग रही है, लेकिन उसकी आवाज बदल गई थी। रात, जंगल में 4 लोग, एक टेंट, और ठंड जो हड्डियों को काट रही थी। हमने तय किया रात यहीं गुजारेंगे, सुबह निकलेंगे। टेंट लगाया, खाना खाया, लेकिन खाने के दौरान मैंने देव को देखा। वो खाना नहीं खा रहा था, बस टेंट के बाहर एकटक अंधेरे में देख रहा था। देव, खाना खा। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान देव की नहीं थी। देव जब मुस्कुराता था तो उसकी बाईं आंख थोड़ी छोटी होती थी। ये उसकी पहचान थी। बरसों की दोस्ती में मैंने जाना था। अभी दोनों आंखें बराबर थीं और थोड़ी बड़ी, और वो रंग पीला। खाना नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। उसकी आवाज में एक घुटन थी, जैसे वो अंदर से नहीं बल्कि कहीं और से आ रही हो। सुमित ने मुझे कोहनी मारी। मैं समझ गया वो भी देख रहा था। रात गहरी हुई। हम सोने की कोशिश करने लगे। तभी पायल की आवाज, विक्रम, विक्रम, उठो। मैंने आंख खोली। पायल मेरे बिल्कुल पास थी। वो कांप रही थी। उसने मेरी बाह थाम ली।
देव गया। क्या? देव वो टेंट में नहीं है। मैंने देखा उसे बाहर जाते हुए। रात के 2 बज रहे हैं। मैं उठा, सुमित को जगाया। हम बाहर निकले, टॉर्च जलाई। देव थोड़ी दूर पर खड़ा था, पेड़ के सामने, पीठ हमारी तरफ, और वो कुछ बोल रहा था धीमे, मंत्र की तरह। देव, मैं चिल्लाया। वो मुड़ा, और मुड़ते वक्त एक पल के लिए उसके पैर दिखे, उल्टे, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। फिर वो सामान्य हो गया। देव हमारी तरफ आया, सामान्य चाल से, सामान्य पैरों से। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मैं पेशाब करने गया था। उसकी आवाज अब सामान्य थी। उसकी आंखें भूरी थीं। लेकिन मैंने देखा था। मैंने सुमित को देखा। उसके चेहरे पर जो मैंने देखा वो पुष्टि थी। उसने भी देखा था। रात भर मैं नहीं सोया, आंखें खुली रखी, देव को देखता रहा। और जब भोर होने से पहले 4 बजे देव ने नींद में मुस्कुराया, तो उसकी आवाज में एक और आवाज थी, औरत की, मीठी लेकिन खाली। सुबह हुई, हम निकले, लेकिन देव अब आगे चलने लगा था, और वो हमेशा उस दिशा में मुड़ जाता जहां हम नहीं जाना चाहते थे। दूसरा दिन हम जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क नहीं था, और हर बार जब हम उत्तर की तरफ मुड़ते, जहां गांव था, देव किसी न किसी बहाने हमें दूसरी तरफ ले जाता। देव, यह रास्ता गलत है। मुझे याद है, इधर से जाना है। आयल ने मुझे खींचा। विक्रम, मुझे देव से डर लग रहा है। मुझे भी। हम धीरे से सुमित के पास गए। सुमित, तुम्हें क्या लगता है? सुमित ने देव की तरफ देखा। वो थोड़ा दूर खड़ा था, एक पेड़ को देख रहा था। उसे क्रिया हुई है। वो झोपड़ी में जो बाल थे वो देव के थे। झोपड़ी में देव सबसे ज्यादा देर रुका था। उसने उस चक्र को छुआ था। तो अब हमें वापस गांव जाना होगा, दादी माँ के पास। हम देव से बचते हुए दिशा बदलने की कोशिश करने लगे, लेकिन देव जैसे हमारे मन पढ़ लेता था। जब भी हम मुड़ते, वो सामने आ जाता। कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज में खुरदरापन था। देव, हम बस यहाँ रहो, यह आदेश था। और तभी देव के पीछे एक आकृति, सफेद साड़ी, काले लंबे बाल, और वो पैर उल्टे। वो पेड़ की शाखाओं से लटकी हुई थी, सिर नीचे, बाल जमीन तक, और उसकी आंखें पीली, जगमगाती। देव अब उसकी तरफ पीठ करके हमारे सामने था, और वो आकृति धीरे धीरे नीचे आ रही थी। मैं कुछ नहीं बोल सका। वो आकृति देव के कंधे पर अपना हाथ रखने वाली थी कि 1 घंटी बजी, तेज, ऊंची, पहाड़ी हवा में गूंजती हुई, मंदिर की घंटी। आकृति एक झटके में गायब। देव ने अपना सिर झटका, जैसे नींद से जागा हो। यह घंटी कहां से? हम सब उसी दिशा में भागे। घंटी जहां से आ रही थी, वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, दादी माँ, जंगल के बीच, हाथ में घंटी और चेहरे पर जानकार मुस्कान। दादी माँ जंगल के बीच एक पत्थर पर बैठी थी। उनके हाथ में पीतल की घंटी थी, और वो हमें देखकर मुस्कुराई, जैसे उन्हें पहले से पता था। बैठो, वो अभी दूर नहीं है। हम उनके पास बैठ गए। देव भी, लेकिन थोड़ा अलग, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो। आप यहाँ कैसे? सुमित ने पूछा। मैं यहाँ रोज आती हूँ। जब बच्चे जंगल में जाते हैं तो मैं पीछे से आती हूँ, जितना हो सके बचाती हूँ। उनकी आवाज में दर्द था। वो क्या है? वो चुड़ैल। दादी माँ ने एक लंबी सांस ली। उसका नाम था मालती, इसी गांव की बेटी। 50 साल पहले वे बोलती रही। मालती एक सुंदर होनहार लड़की। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन उसके होने वाले पति को किसी और से प्यार था, और उस आदमी ने शादी की रात मालती को धोखा दिया।
अपने साथियों के साथ मिलकर उसे उस जंगल में ले गया और वहां उसके साथ वो किया जो नहीं होना चाहिए था। मालती ने मदद मांगी, पुकारती रही, लेकिन जंगल में कोई नहीं था। वो उसी जंगल में मर गई, अकेली, टूटी हुई, बदले की आग में। और मरने के बाद वो रुकी नहीं। उसका दर्द इतना बड़ा था कि वो बदल गई, आत्मा नहीं रही, कुछ और बन गई। अब वो सबको दंड देती है। जो भी उस जंगल में आता है, मर्द हो औरत हो, उस पर क्रिया करती है, उसे अपना बनाती है और फिर वो उसे उसी जगह ले जाती है जहां वो मरी थी और उसे भी वैसे ही मारती है। हम चुप हो गए। देव ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। देव को क्रिया हुई है, उसे वापस लाया जा सकता है, हाँ, लेकिन उसके लिए उससे मिलना होगा, मालती से आमने सामने, और उसे वो सुनाना होगा जो उसने कभी नहीं सुना, जो उसे चाहिए था, किसी ने नहीं दिया। क्या? दादी माँ ने आंखें उठाकर देखा। इंसाफ और माफी। रात आ रही थी और मालती जंगल में कहीं इंतजार कर रही थी। दादी माँ ने कहा, आज रात वो आएगी और जब आए भागना मत। वो भागने वाले को सबसे ज्यादा पसंद करती है। रात के 9 बजे जंगल में एक छोटी सी जगह। दादी माँ ने चक्र बनाया, लेकिन इस बार अलग, हल्दी से, सिंदूर से, और बीच में एक दिया। उन्होंने देव को उस चक्र के बाहर बिठाया। जब तक वो आए, देव को इस चक्र से बाहर मत निकलने देना। हम तीनों, मैं, सुमित, पायल, देव के इर्द गिर्द खड़े हो गए। देव की आंखें अब पूरी तरह पीली थीं। वो हमें देख रहा था, लेकिन वो देव नहीं था। छोड़ो मुझे जाना है, उसकी आवाज माती की। नहीं। फिर सन्नाटा। दादी माँ ने घंटी बजाई, एक बार धीरे, और जंगल में एक हलचल। पत्ते हिले, हवा आई गर्म, चलती हुई, और उस हवा में गंध, जली हुई, पुरानी। फिर आवाज, हंसी, वो खोखली मीठी हंसी, और पेड़ों के बीच से वो आई। मालती। पहले बस सफेद साड़ी दिखी, फिर बाल काले, घने, जमीन तक, और फिर चेहरा। सुंदर, एक दर्दनाक सुंदरता, लेकिन आंखें पीली, जलती हुई, और होठों पर वो मुस्कान जो खुशी की नहीं, दर्द की थी। वो हमारे पास आई, रुकी, देव को देखा। ये मेरा है। नहीं, मैं आगे आया। उसकी पीली आंखें मुझ पर आईं। तू कौन है बीच में आने वाला? मैं उसका दोस्त हूं, और तुम मालती हो। मुझे पता है। उसका चेहरा बदला। थोड़ी देर के लिए वो आक्रामक नहीं रही, कुछ और आई उसमें, दर्द। तुम्हें क्या पता? मुझे पता है क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ गलत हुआ, बहुत बड़ा गलत। तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुना, तुम अकेली थीं। उसकी आंखें पीली में थोड़ा काला आया। हाँ, अकेली थी। उसकी आवाज कांपी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था। जो लोगों ने किया वो माफी के काबिल नहीं। तुम्हारा दर्द सच्चा है, तुम्हारा गुस्सा सच्चा है। वो रुकी। लेकिन मालती, ये बच्चे निर्दोष हैं, इनका उन लोगों से कोई नाता नहीं। इन पर क्रिया करके तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। वो हिली। तो क्या होगा? मैं 50 साल से यहां हूं, कोई नहीं आया मेरे लिए। किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने इंसाफ नहीं दिया। मेरी आंखें भर आईं। मैं माफी मांगता हूं, उन लोगों की तरफ से नहीं, वो तो थे ही गलत, लेकिन उस दुनिया की तरफ से जो तुम्हें बचा नहीं पाई, जो तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाई, जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। चुप्पी, लंबी चुप्पी, और उस चुप्पी में मालती की आंखों से कुछ गिरा। आंसू, सफेद आंसू। वो जमीन पर गिर पड़ी, घुटनों के बल, और रोने लगी। असली रोना दर्द का, 50 साल का। वो रोती रही, और जैसे जैसे वो रोई, उसकी आकृति धुंधली होने लगी। पीली आंखें भूरी हुई,
सफेद साड़ी हल्की होने लगी। देव की आंखें भूरी हो गईं। वो आगे गिरा। मैंने पकड़ा। विक्रम, क्या हुआ? मुझे मुझे कुछ याद नहीं। मालती, अब बस एक धुन थी और उस धुन में से एक आवाज आई, बहुत धीमी, थकी हुई, शुक्रिया। और वो चली गई। जंगल में पहली बार चिड़िया बोली। हम गांव वापस आए। दादी माँ रोने लगी। हमने पूछा, क्यों? वो बोली, 50 साल बाद वो गई। मालती मेरी बेटी थी। गांव में वापस आए। रात के 11 बजे दादी माँ हमें अपने घर ले गई। गरम चाय दी। हम चुप बैठे रहे। देव को कुछ याद नहीं था। पायल सुमित के कंधे पर सिर रखकर रोती रही। मैं बस बैठा था। दादी माँ सामने थी। मालती मेरी बेटी थी। मैंने उसे उस रात खोया था। उनकी आंखें सूखी थीं। सारे आंसू शायद 50 साल में बह चुके थे। मैंने पूरी जिंदगी उस जंगल की रखवाली की। जितने बच्चे जाते, मैं पीछे जाती। जितना बचा सकती बचाती, लेकिन मालती को जाते नहीं देख सकती थी। अब वो चली गई। हाँ, आज पहली बार उसे माफी मिली। पहली बार किसी ने उसका दर्द स्वीकार किया। इसी का इंतजार था उसे। एक शांति थी उस घर में। हम रात दादी माँ के घर में रहे। सुबह निकले। जाते जाते मैंने दादी माँ के पैर छुए। दादी माँ, आप इतने साल अकेले ये बोझ उठाती रहीं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ का बोझ कभी बोझ नहीं होता। हम निकल गए। उस दिन से 3 महीने बीत गए। देव ने एक दिन फोन किया। बोला, यार, उस ट्रैक के बारे में मुझे सच में कुछ याद नहीं। मैंने नीलगढ़ गांव के एक ट्रस्ट में पैसे भेजे एक स्मारक बनाने के लिए, उस जंगल के पास, जिस पर लिखा हो मालती, जिसकी आवाज नहीं सुनी गई लेकिन जिसका दर्द हमेशा याद रहेगा। और उस दिन के बाद काली जारी में किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। जंगल शांत हो गया। लेकिन 1 साल बाद दादी माँ का फोन आया। बेटा, एक बात बता। हाँ दादी माँ, जंगल में नया चक्र मिला है, उसी झोपड़ी में। लेकिन इस बार चक्र के अंदर एक नाम लिखा है। किसका? लाइन थोड़ी देर के लिए चुप रही। तुम्हारा। फोन कट गया। मैंने पलटकर अपने कमरे में देखा। खिड़की पर एक काले बाल की लट और खिड़की के बाहर एक साया जिसके पैर उल्टे थे। मालती चली गई थी, लेकिन जो उसकी जगह आई वो मालती नहीं थी और उसे अभी भी इंसाफ चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और सीख से भरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेट करता है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली हर नई कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।